हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरीज। आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार करदाता की कुल आय की गणना करने तथा उस पर कर लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आयों को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि आय की निश्चित परिभाषा नहीं दी गई थी, आय के साधन बताए गए थे। तो उन सभी साधनों को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 में आय के 5 शीर्षक निर्धारित किए गए। पहला, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा शीर्षक है व्यापार तथा पेशे से आय, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स। एंड फिफ्थ, अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, पहले स्पेसिफिक जो 4 शीर्षक हैं, 4 हेड्स हैं, वो स्पेसिफिक हैं। मतलब वेतन शीर्षक में वेतन की ही आय आएगी, मकान संपत्ति से आय में मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाले किराए की आय ही आएगी, व्यापार अथवा पेशे में उसी से संबंधित आय आएगी, पूंजी लाभ में किसी स्थायी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले कैपिटल गेन की पूंजी लाभ की आय आएगी, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ या हानि की गणना की जाएगी। परंतु इसके अलावा बाकी किसी भी साधन से यदि करदाता ने आय प्राप्त की है तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाएगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आय का पहला जो शीर्षक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। आयकर अधिनियम में वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, केवल यह बताया गया है कि वेतन में कौन कौन सी आय शामिल की जाती है। वेतन में प्राप्य वेतन, सैलरी रिसीव्ड, अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी तथा बकाया वेतन, एरियर्स ऑफ सैलरी को शामिल किया जाता है। बकाया वेतन पर कर तभी लगाया जाता है जब पहले संबंधित गत वर्ष में आयकर नहीं चुकाया गया हो। इसी तरह यदि अग्रिम वेतन पर आयकर चुका दिया गया है तो जब यह वेतन देय होगा उस समय इस पर आयकर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 2 बार एक इनकम पर, एक वेतन की आय पर 2 बार कर का निर्धारण नहीं किया जाता। अब सबसे पहले वेतन से आय शीर्षक में हम आगे चर्चा करें उसके पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें जान लेना अनिवार्य है। पहला बिंदु है, नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध आवश्यक है। किसी आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि आय का भुगतान करने वाले एवं आय को प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो। यदि उन दोनों के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं है तो ऐसी आय को हम वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करते। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों को, यानी कि जो हमारे MLAs हैं और जो MPs हैं, उनको जो वेतन मिलता है उसे वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि हम उसे अन्य साधनों से आय में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से एक वेतन शीर्षक में आय यदि हम शामिल कर रहे हैं तो एक नियोक्ता और एक कर्मचारी होना अनिवार्य है। उन दोनों के मध्य जो है वो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। इसी तरीके से नियोक्ता के अंतर्गत सभी प्रकार के नियोक्ताओं को सम्मिलित करते हैं, चाहे वो सरकार हो, स्थानीय सत्ता हो, कंपनी हो, कोई अन्य सार्वजनिक संस्था हो, विदेशी सरकार हो, निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या फर्म हो, कोई भी हो। यदि उसके यहाँ सेवाएं दी जा रही है तो उसे हम नियोक्ता के रूप में ही मानते हैं, नियोक्ता ही हम उसे समझते हैं। इसी तरह दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है, वेतन में मजदूरी को भी शामिल किया जाता है। आयकर अधिनियम में वेतन तथा मजदूरी में कोई अंतर नहीं किया गया, उन दोनों को वेतन शीर्षक में शामिल किया गया है। इसी तरह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वेतन का स्वेच्छा से छोड़ना अथवा त्यागना। देखिए, यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन अपने नियोक्ता के लिए छोड़ देता है तो भी उसे अपने इस वेतन पर आयकर चुकाना पड़ता है। वेतन का स्वेच्छा से त्यागना
वेतन का विनियोग या उपयोग नहीं माना जाता, इसलिए वेतन पर कर लगाया जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि यदि कर्मचारी ने अपना वेतन या अपने वेतन का कुछ भाग वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत त्यागा है या छोड़ा है, तो उसे कर्मचारी की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में या सरल शब्दों में या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा जनहित में छोड़ा हुआ वेतन अथवा अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकार को देने के लिए त्यागा हुआ वेतन पूर्णतया करमुक्त होता है। इसी तरीके से जो करमुक्त वेतन होता है, करमुक्त वेतन से यहाँ क्या तात्पर्य है कि ऐसा करमुक्त का वेतन ये नहीं होता कि उस पर आयकर नहीं लगेगा, बल्कि करमुक्त वेतन वो वेतन होता है जिस वेतन पर अनुमानित कर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है और कर्मचारी के कर निर्धारण वर्ष के समय उसकी कुल आय में केवल वेतन ही नहीं, नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर भी शामिल किया जाता है। परंतु नियोक्ता जो कर चुकाता है कर्मचारी के लिए, उसे कर्मचारी द्वारा चुकाया ही माना जाता है तथा कर्मचारी द्वारा चुकाए जाने वाले कुल कर में से नियोक्ता द्वारा चुकाए गए कर की राशि को कम कर दिया जाता है। अगला बिंदु है हमारा नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त रकमें। मान लो नियोक्ता के अलावा, मान लो उसने जैसे एक एग्जाम्पल हम लें कि उसने अपने नियोक्ता को सेवा करने के अलावा भी कुछ इस तरह का कार्य किया है जिससे उसे कोई लाभ, अनुलाभ या पारिश्रमिक मिलता है, तो ऐसी आय को वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करती। ऐसी आय को फिर हम अन्य साधनों से आय में शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक को मिलने वाला निरीक्षक के रूप में, इन्विजिलेटर के रूप में या एग्जामिनर के रूप में मिलने वाला पारिश्रमिक। अगला हमारा बिंदु आता है वेतन के उपार्जित होने का स्थान। देखिए, वेतन उस स्थान पर उपार्जित हुआ माना जाता है जिस स्थान पर कर्मचारी ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। अतः भारत में दी गई सेवाओं के बदले कमाया गया वेतन भारत में ही उपार्जित माना जाता है। हमारा अगला बिंदु है वेतन तथा पेशे से आय में भिन्नता। देखिए, वेतन और पेशे दोनों की आय को हम अलग अलग तरीके से समझें। एक मान लीजिए, एक व्यक्ति किसी के यहाँ, एक उदाहरण लें, यदि एक अध्यापक स्कूल में नौकरी करता है और मान लीजिए वो सुबह 7 से लेकर रात दिन के 1 बजे तक वो अपने उस स्कूल में अपनी सेवाएं देता है, तो वहाँ जो पारिश्रमिक उसे मिलता है उसे हम वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। परंतु यदि इसके अलावा यदि वो कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो उस ट्यूशन से मिलने वाली आय को हम वेतन में शामिल नहीं करेंगे, उसे हम उसके अन्य साधनों से आय में शामिल करेंगे। अगला हमारा बिंदु है न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन। यदि मान लीजिए न्यायालय ने कोई वेतन उसका रोक लिया है, भुगतान नहीं दिया है, तब भी उस कर्मचारी को ऐसे वेतन पर कर चुकाना पड़ता है। फिर है सभी कर्मचारियों से प्राप्त वेतन को शामिल करना। मान लो कर्मचारी के एक समय में एक से अधिक नियोक्ता है, किसी के यहाँ पूर्णकालीन और किसी के यहाँ अंशकालीन कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में उसे जो भी वेतन अपने हर नियोक्ता से प्राप्त होता है वो सभी उसके वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है, जैसे वेतन साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, किसी भी समयावधि के अनुसार प्राप्त हो सकता है। इसी तरीके से निर्धारित सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने पर यदि कर्मचारी को कोई पारिश्रमिक मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, तो उसे अन्य साधनों से आय में शामिल किया जाता है। नियोक्ता से यदि कोई ऋण प्राप्त हुआ है तो ऋण में और वेतन में अंतर होता है, इसलिए ऋण को वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाता। नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ, यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी की आय में से यदि मान लीजिए भविष्य निधि के लिए कोई राशि काटी है या उसके जीवन बीमा पॉलिसी को चुकाने के लिए कोई राशि काटी है, तो उन सभी को मिला के जब कर की गणना की जाती है तो उसकी सकल आय पर ही उसे कर का भुगतान करना पड़ता है। इसी तरीके से सेवा समाप्त होने के बाद मिला हुआ भुगतान अथवा पेंशन, यदि किसी कर्मचारी को मान लीजिए उसकी सेवा समाप्ति के बाद कोई भुगतान प्राप्त होता है अथवा कोई पेंशन प्राप्त होती है, तो भी उस कर्मचारी को अपने उस वेतन पर कर का भुगतान करना पड़ता है। परंतु यदि उसे कोई व्यक्तिगत भेंट या उपहार मिला है तो उसे वेतन नहीं माना जाता और उसे करमुक्त माना जाता है। वेतन के उपार्जित होने का समय क्या है कि वेतन शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष सदैव कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष माना जाता है, जिसकी अवधि क्या होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इस अवधि में करदाता का जो भी वेतन उपार्जित होगा उस पर उसे कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान करना
अनिवार्य होता है। तो आज हमने देखा कि वेतन शीर्षक पर हम आगे पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हमने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें देखी है जो कि हमें ये जानने के लिए आवश्यक है कि वह अमुक पारिश्रमिक जो है वो वेतन शीर्षक में ही शामिल किया जाएगा। अगली क्लास में हम इसके अगले बिंदुओं पर, अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।